हेलो स्टूडेंट। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट नंबर 6, राइट, यहाँ पर 5 है ना। अभी क्वेश्चन बैंक यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक और अभी जो रिड्यूस हुआ है उसके कारण क्वेश्चन बैंक में एक यूनिट नंबर 5 ये बन गई थी और यूनिट नंबर 6 बनी है। तो क्वेश्चन बैंक की यूनिट नंबर 6 के अकॉर्डिंग आज हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं, राइट। बट हमारे नोट्स में ये क्या रहेगा, 5th रहेगा। कारण उसका ये है कि मेरे नोट्स पहले बने हैं और क्वेश्चन बैंक बाद में आया, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ उसके कारण ये डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 6, उसमें 3 चैप्टर हम कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 15, 16 और 17, ठीक है। ये काफ़ी टफ चैप्टर यूनिट मानी जाती है मैक्रो की, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लॉजिक है। मतलब इसमें है ना, एक एक वर्ड को समझना पड़ता है, एक एक वर्ड का मीनिंग है और उसको समझना पड़ेगा, और उसको आगे जब हम पढ़ेंगे तो उस मीनिंग को माइंड में रखना ज़रूरी है, तब जाके वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। यदि 17 चैप्टर समझना है तो 15 और 16 को बहुत अच्छे से समझना होगा, तब जाके 17 हमें समझ में आएगा, राइट। तो ये आखिरी यूनिट है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे, बट हम चैप्टर वाइज आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। वीडियो के दौरान और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताते चलूंगा कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कवर कर लिए और उनमें कितना लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है चैप्टर नंबर 15, स्टार्ट कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो, ठीक है। अब बात आती है, सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, राइट। ये क्वेश्चन बैंक में इस यूनिट से क्वेश्चन है। देखिए, इस यूनिट से क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। और एक और क्वेश्चन है, यहां पर है, हाँ, डिस्कस द, एक सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो दो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के में, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 में पहले ही कवर कर चुके हैं और जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं, राइट। हमने वहां इसलिए समझे क्योंकि वो कंपैरिजन में हो चुका था, राइट, है ना। बट ये क्वेश्चन इस यूनिट से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 15 से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम केवल चैप्टर नंबर 15 में मैक्रो इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, इनको छोड़कर जो बच रहा है वो ही यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर आते हैं, पहला टॉपिक हमारा है इंडिपेंडेंसी बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। भाई, क्या मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड करता है, क्या माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड करता है? तो हम कहेंगे दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे। दिस टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट, ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील विथ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी टोटल होता है। जैसे मैक्रो की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें ये कहा है कि मैक्रो क्या है, ऑल एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी, राइट। बट हम ये कहेंगे कि माइक्रो में भी एग्रीगेट्स होता है, however the degree of aggregation is lesser than what exists in macroeconomics। भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिस प्रकार का एग्रीगेशन है उस प्रकार का एग्रीगेट यहां नहीं होता माइक्रो में। जैसे कि देखिए, माइक्रो में एक यूनिट की बात की जाती है। इंडस्ट्रीज का मतलब मैंने बताया था, इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे कपड़ा, क्लॉथ इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोला जाता है, कपड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग में जितनी भी कपड़े से रिलेटेड कंपनियां होगी वो सब मिलकर एक इंडस्ट्री बनाती है। तो हम देखेंगे कि माइक्रो में एग्रीगेट तो है
हम एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, एक इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं जिसमें सारी तरह की वो कंपनी है जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो एग्रीगेशन तो है बट मैक्रो जैसा एग्रीगेशन नहीं है। इन द सेम वे मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील विथ एग्रीगेट्स। तो मैक्रो में भी एग्रीगेट्स होता है एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, बट जो एग्रीगेट्स होता है वो पूरे इकोनॉमी पर का होता है। मतलब कि यदि हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो हम एक इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, टेक्सटाइल है ना, टेक्नोलॉजी और जितना भी फूडवेयर्स ये वो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी का टोटल मैक्रो कहलाएगा। ठीक है। पॉलिसीज चेंजेस एट मैक्रो लेवल हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन एट माइक्रो लेवल। देखो जब हम किसी पॉलिसी को मैक्रो लेवल पर एडॉप्ट करते हैं या उसमें कोई चेंजेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट माइक्रो लेवल पर भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल इफ गवर्नमेंट चेंज इट्स पॉलिसी रिगार्डिंग पर्सनल टैक्स और सब्सिडीज, गवर्नमेंट यदि अपने इनकम टैक्स या सब्सिडीज में कोई चेंजेस करती है तो उसका इम्पैक्ट किस पर होता है, एक इंडिविजुअल बायर पर होता है और उसके कंजम्पशन पर। ठीक। डिमांड विल चेंज, तो उसकी कंजम्पशन के कारण डिमांड चेंज हो जाती है। ठीक। सिमिलरली इफ नेशनल इनकम इंक्रीजेज व्हेन विच लीड टू इंक्रीज इन वेलफेयर। इसी तरह से हम आगे अभी पढ़ेंगे, ये नेशनल इनकम वाला चैप्टर जब चालू होगा तो हमको हम ये देखेंगे कि नेशनल इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब कि उस कंट्री में वेलफेयर बढ़ रहा है। राइट। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब यहां पर आता है टॉपिक, सॉरी, टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में दो टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक। फाइनल गुड्स उसको कहेंगे जो रेडी है फाइनल कंजम्पशन के लिए, मींस अब उसका आगे यूज नहीं होगा, है ना। जैसे आपने टी शर्ट ली, राइट, तो टी शर्ट अब आपने फाइनली कंज्यूम कर लिए, उसको आप दो जोड़ तोड़ के और कुछ आगे बनाना नहीं चाहते, तो टी शर्ट क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। ठीक। पर टी शर्ट जब बना उसके पहले बात को समझना है ना। हाँ, मान लीजिए एक कपड़ा उद्योग से, एक कपड़ा कंपनी से कपड़ा बना। ठीक है। मान लीजिए 20 मीटर, नहीं इसको हम ले लेते हैं 15 मीटर, 15 मीटर कपड़ा बना। ठीक। अब 15 मीटर कपड़े में से 5 मीटर कपड़ा सीधा सीधा यूज हो गया किसी और काम में, मतलब कि उसका आगे कुछ और मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। ठीक है। और बाकी का 10 मीटर कपड़ा रेडीमेड बनाने वाली कंपनी में गया और उस 10 मीटर के कपड़े को काट छाट करके क्या बनाया, टी शर्ट बनाया। अब इस केस में मैं ये कहूंगा कि जो 5 मीटर का जो कपड़ा था वो फाइनल गुड्स था और बाकी का जो 10 मीटर कपड़ा था वो इंटरमीडिएट गुड्स था। क्योंकि वो फाइनल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसके बेस पर क्या बना, आगे और कोई चीज बनी। जब आगे कोई और चीज बन जाती है तो वो जिसके बेस पे बना वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा और जिसके आगे कुछ और प्रोडक्शन अब पॉसिबल नहीं है या नहीं किया जा रहा है तो उसको फाइनल गुड्स कहेंगे। ठीक है। फाइनल गुड्स का मतलब समझ में आया। जैसे कि गेहूं का उत्पादन हुआ, व्हीट, राइट, एक किसान ने गेहूं का उत्पादन करा, राइट, मान लीजिए 15 बोरी, 15 क्विंटल, क्विंटल मान लेते, 15 क्विंटल प्रोडक्शन करा, तो 5 क्विंटल उसने अपने पास में रख लिया, तो और बाकी का 10 क्विंटल उसने आटा मिल, जहां पर उसको पीस कर आटा बनाया जाएगा, राइट, उसको बेच दिया, फ्लोर मिल, राइट। तो भाई जो 5 क्विंटल जो उसने अपने पास रख लिए वो गेहूं क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। और बाकी के 10 क्विंटल जो कि उसने सेल कर दिए और वो 10 क्विंटल आटा, आटा कंपनी में जाके उसको पीस कर आटा बन रहा है, तो वो 10 क्विंटल गेहूं इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा क्योंकि उस
इंटरमीडिएट गुड्स के जरिए 10 क्विंटल का क्या बन रहा है, आटा बन रहा है, और अब वो आटा फाइनल गुड्स होगा। ठीक है, अब इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ये एग्जांपल था, द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है, प्रोडक्शन वाला क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, प्रोडक्शन हो चुका है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स। एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, जो कि फाइनल यूजर के द्वारा यूज करने के लिए रेडी है। एंड प्रोड्यूसर कॉल्ड फाइनल गुड्स, और इसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के लिए जो गुड्स बन रेडी है यूज करने के लिए, उसको हम फाइनल गुड्स कहेंगे। अब फाइनल गुड्स यहां पर दो प्रकार के हैं, 2 टाइप्स के हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक, अब मैं आपको एक यहां पर राज की बात बताता हूं बेटा, कोई सा भी गुड्स कंज्यूमर गुड्स हो सकता है और प्रोड्यूसर गुड्स हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो गुड्स कौन यूज कर रहा है। यदि उस फाइनल गुड्स का कंज्यूमर उस फाइनल गुड्स को यूज करने वाला कोई हाउस होल्ड पर्सन है, मतलब एक कंज्यूमर है, जैसे कि मान लो ये मार्कर यदि मैं अपने खुद के उपयोग के लिए खरीदता हूं, मतलब मैं इससे कोई धंधा नहीं कर रहा हूं, इसके जरिए मैं कमा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी स्टडी के लिए इस मार्कर का यूज कर रहा हूं, तो इसको कहेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड्स। बट मैं इसको कहाँ यूज करता हूं, मैं इसको अपने बिजनेस में यूज करता हूं और इससे पैसा कमाता हूं, मैं पढ़ाने के लिए इस मार्कर का यूज करता हूं, तो ये गुड्स होगा प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये मोबाइल मैंने फोकस ट्यूटोरियल में खरीदा है। किसके लिए खरीदा है, फोकस ट्यूटोरियल के लिए, बिजनेस के लिए, इससे मैं बिजनेस के काम करता हूं, तो ये मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स ना होके प्रोड्यूसर गुड्स होगा, क्योंकि मैं इससे आगे कमा रहा हूं। बट ये मैं अपने निजी, है ना, पर्सनल वर्क के लिए मैंने अपना ये मोबाइल खरीद रखा है, तो ये कौन सा कहलाएगा, कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स कोई अलग गुड्स नहीं है, उसके एंड यूजर को बोलते हैं, उसके एंड यूजर से मालूम पड़ता है कि भैया ये कितना कंज्यूम हुआ गुड्स और कितना प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूसर के लिए मिला। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ट्रैक्टर आपने देखे होंगे। यदि एक किसान ट्रैक्टर अपनी खुद के खेती के रिलेटेड वर्क के लिए, काम के लिए लेता है, तो वो ही ट्रैक्टर फाइनल कंज्यूमर गुड्स होगा। बट वो ट्रैक्टर को यूज करता है और उससे पैसा कमाने के लिए दूसरे लोगों को खेतों को में काम करने के लिए किराए से देता है, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। राइट, तो बाउंड्री लाइन से अलग हो चुके, देखो ट्रैक्टर बन चुका है कंप्लीट, अब उसके आगे कुछ नहीं होगा, अब उसका यूजर कौन है ये डिपेंड कर रहा है। राइट, है ना, तो वो फाइनल, और जिसने यूज करा, कंज्यूमर ने यूज करा तो कंज्यूमर, और किसी मैन्युफैक्चरर ने करा, बिजनेस में यूज हुआ तो प्रोड्यूसर। ठीक है, द गुड्स विच आर रेडी टू बी यूज्ड बाय कंज्यूमर इन एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर कॉल्ड फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक, कुछ भी हो सकता है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में हम क्या कहेंगे, द गुड्स विच आर रेडी टू बी यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। ठीक, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। देखो वहां पर वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएगा, आगे आगे नहीं बढ़ेगा वो, और यहाँ पर वो क्या होगा, उसके जरिए और कमाया जाएगा। राइट, प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा उसको। जैसे मशीन, कोई भी बड़ी मशीन हम घर में नहीं लेके आते हैं, राइट, है ना, तो बड़ी मशीन यदि आप देखेंगे तो ये फैक्ट्री में यूज होती है, जिससे प्रोडक्शन होता है। पर फिर भी मैंने आपको क्या बता दिया, ये एंड यूजर पर डिपेंड करता है। सिलाई मशीन आपने देखी होगी, कपड़े सिलने की मशीन, एक घर में एक निजी पर्सनल यूज के लिए एक सिलाई मशीन खरीदी गई है, तो वही सिलाई मशीन कंज्यूमर गुड्स हो जाएगी।
बट उसको कहाँ खरीदा गया है? रेडीमेड बनाने की कंपनी में उसको सिलाई मशीन को खरीदा गया है, और उस रेडीमेड कपड़ा बनाने वाली जो कंपनी है उस मशीन को कपड़े बनाने में यूज कर रही है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में उस मशीन को यूज कर रही है, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स होगा, कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या हो गया? जो अभी अपनी बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं निकला है, मतलब उस पर अभी और वर्क होना बाकी है। ठीक है। The goods which are within the boundary line of production and value is yet to be added, मतलब उसमें अभी वैल्यू ऐड करना बाकी है। ठीक। आर नॉट रेडी फॉर यूज ऑफ देयर फाइनल यूजर आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। आपने कपड़े का निर्माण करा, आपने कपड़ा बनाया, 5 मीटर आपने कपड़ा मार्केट में डायरेक्ट सेल कर दिया, जिसका फाइनल यूज होना है किसी कपड़े के रूप में, तो वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया। बट 10 मीटर का जो कपड़ा आपने कहाँ बेचा? रेडीमेड कंपनी में, तो हम कहेंगे अभी उस कपड़े पर काम होना बाकी है। 200 रुपए के कपड़े पर काम होगा तो वो टी शर्ट के रूप में बदल जाएगा, और वो कितने का हो जाएगा? 500 रुपए का। तो 200 रुपए की चीज कितने में बदल जाएगी? 500 रुपए में, मतलब 300 रुपए का उसमें वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी है। तो वो 10 मीटर कपड़ा क्या बन जाएगा बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। ठीक। इन अदर वर्ड्स, गुड्स विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, ठीक, आर परचेज बाय फर्म फॉर रीसेल। यदि आपने रीसेल के लिए भी उसको खरीदा है तो वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स होगा। राइट। जैसे कि टी शर्ट भी अभी बनने के बाद में फाइनल गुड्स नहीं हुआ है। टी शर्ट कहाँ जाएगा? होलसेलर के पास, होलसेलर के पास फिर कहाँ जाएगा? रिटेलर के पास, रिटेलर के पास में जब जाएगा और उसके बाद वो टी शर्ट कोई फाइनल कंज्यूमर उसको यूज करेगा, तब वो जाके फाइनल गुड्स होगा। ठीक है। अब यहां पर एक ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो रिटेलर से मैं कुछ टी शर्टें खरीदता हूं और उस पर फोकस ट्यूटोरियल ऐसा प्रिंट करवाता हूं, मतलब प्रिंट करवा के ही लिया मैंने उससे, राइट, टी शर्ट ये, राइट, अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो जब मैंने ये टी शर्ट्स खरीदी अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो बताओ क्या ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? सोचो, वीडियो को स्टॉप करके सोचो, क्योंकि मैं आंसर तो अभी बता रहा हूं, आपको सोचना चाहिए। आंसर है बेटा, ये फाइनल गुड्स है। जब मैंने रिटेलर से खरीद लिया, मतलब रिटेलर के पास जब रखा था और मैंने क्यों खरीदा? क्योंकि एक्चुअल में मैं उसका एंड यूजर हूं। सर आप कहाँ हो? आप तो अपने बच्चों को, अपने क्लास के स्टूडेंट्स को दे रहे हो। बेटा बात को समझो, मैं उनको सीधे दे रहा हूं, कोई उसमें वैल्यू एडिशन कर रहा हूं क्या? मैं उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा हूं। मैंने ऐसे की ऐसी टी शर्ट ली और ऐसे की ऐसी दे दी। तो रिटेलर के पास जब वो टी शर्ट रखी हुई है, तब वो फाइनल गुड्स रखा हुआ है। यदि मैं उसको खरीद के उसमें कुछ अल्टर करता हूं, तब वो टी शर्ट रिटेलर के पास जब रखी हुई है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में रखी हुई है। ठीक है। अब मान लो मैंने स्टूडेंट्स के लिए उसको खरीदा और स्टूडेंट को दे दिया, तो ये फाइनल गुड्स है। बट कौन सा? कौन सा मतलब? फाइनल गुड्स के भी दो टाइप है, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। अब आप बताइए बेटा, ये कौन सा गुड्स होगा? प्रोड्यूसर गुड्स होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, राइट। मैं उस पर अपना लोगो रखा है ना, राइट, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा। और खुद सेल्फ जो पहन रहा हूँ, ये जैसे मैंने सेल्फ खुद में यूज कर रहा हूँ, तो ये कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। बट अभी तो इसको मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए ये प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमने ये चीजें समझ ली हैं। ठीक है। और आपको यदि नोट्स डाउनलोड करना है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, फोकस ट्यूटोरियल, गूगल प्ले स्टोर से आपको ये लोगो मिल जाएगा।
आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। यस, पूरे इकोनॉमिक्स के नोट्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, राइट। और बहुत जल्दी इस पर एमसीक्यूज क्वेश्चन भी हमारे लाने की प्लानिंग है। जो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं वो सारे एमसीक्यूज हम लाएंगे, बट उसको हम इस तरीके से सोच रहे हैं कि सीधे सीधे एमसीक्यूज आप रीड करें और उसका आंसर दें, उससे बेस्ट है कि आप उसका एग्जाम दें, राइट। हमारा ऑनलाइन टेस्ट भी है, हमारे एप्लीकेशन पे ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं एमसीक्यूज, राइट। तो हम वो सारे क्वेश्चन एज अ टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप उस क्वेश्चन को रीड करेंगे, अपना खुद का आंसर लगाएंगे, और फिर फाइनली जब आप टेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको सारे आंसर मालूम पड़ जाएंगे कि सही और गलत क्या है, जिससे आपको वो ज़्यादा लंबे समय तक दिमाग में बैठेंगे। जरा सोचिए, किसी आंसर को आप जब गलत देते हैं तो आपको ज़्यादा हिट करता है, अरे यार ये गलत कैसे चला गया, और फिर उसका सही आंसर आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो प्लानिंग तो वही है, बट देखते हैं, है ना, क्योंकि टाइमिंग पर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि उन क्वेश्चंस को पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करना, फिर उनको टेस्ट सीरीज में लेके जाना, थोड़ा लंबी प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स के भी टाइप, तो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह, है ना। सेमी ड्यूरेबल, जो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल बीच के आता है। तो नॉन ड्यूरेबल क्या होता है, ऐसी चीजें जो सेल्फ, उनका नेचर ही होता है कि कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक खराब होती है। जैसे कि दूध खराब हो जाता है, फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, वेजिटेबल खत्म हो जाते हैं, सेल्फ, आप उनको कुछ नहीं करोगे फिर भी वो थोड़े समय में धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। तो नॉन ड्यूरेबल, ठीक। और ड्यूरेबल जिस खत्म नहीं होते हैं, रखे रहेंगे, वो खराब नहीं होते हैं, वैसे के वैसे ही रहेंगे, राइट। तो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल के बीच में आ जाएगा सेमी ड्यूरेबल, ठीक। जैसे कि क्लॉथ, क्रॉकरीज, है ना। अब आता है सर्विस। सर्विस क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं, राइट, है ना। सेवा, जिसमें हम कुछ सेल, गुड्स सेल नहीं करते हैं, हम सर्विसेज सेल करते हैं, राइट। कैपिटल गुड्स, ठीक। चलिए, तो मैंने आपको ऊपर कहा था कि भाई जो प्रोड्यूसर गुड्स है वही कैपिटल गुड्स हैं। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, एक्चुअल में वहां समझाने के हिसाब से थोड़ा सा समझाया था, अब यहाँ पर डिफरेंस आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो कि प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक, और लंबे समय तक रहता है ना। देखिए, द गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, लंबे समय तक जिसका यूज होता है, जैसे कि फिक्स असेट। यस, प्रोड्यूसर की जो भी फिक्स असेट है वो क्या कहलाएगी, कैपिटल गुड्स, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, राइट। अब जरा देखिए, आपने, जैसे हम रेडीमेड गारमेंट वाले हैं, हम रेडीमेड बनाते हैं, राइट। तो हमने जो सिलाई मशीन खरीदी, हमने जो मशीन, सिलाई मशीन खरीदी, वो मशीन हमारे यहाँ एज अ प्रोडक्शन में यूज हो रही है, राइट। तो वो प्रोड्यूसर गुड्स भी है और हमारे लिए कैपिटल गुड्स भी है, ठीक है। अब यहां देखना है ना, नोट नोट ध्यान से पढ़ना। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, जितनी भी कैपिटल गुड्स होगी वो प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि उसको यूज कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। दो सिलाई मशीन बनी है, ए और बी, ठीक। ए को प्रोड्यूसर ने खरीदा, इसलिए वो प्रोड्यूसर गुड्स भी है और कैपिटल गुड्स भी है, ठीक। पर बी बी मशीन जो बनी उसको किसी कंज्यूमर ने यूज कर लिया, तो वो अब कैपिटल गुड्स नहीं है। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब इसको समझो, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि ऐसे गुड्स, देखो, बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड बोथ इंटरमीडिएट गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स में दो चीजें आती हैं, क्या आती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी आ जाएगी और कैपिटल गुड्स भी आ जाएगा। प्रोड्यूसर गुड्स में दो चीजें आएंगी,
कैपिटल और इंटरमीडिएट, जबकि कैपिटल में सारा सब कुछ क्या होगा, प्रोड्यूसर गुड्स होगा। ठीक, अब इसमें हम ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि इसमें इतना डिटेल में क्वेश्चन आएगा नहीं। आपको सिर्फ ये 4 क्वेश्चन आएंगे। क्या क्वेश्चन आएंगे, फाइनल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस किसका, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस। ठीक है, ये देखिए डिफरेंस आपको लास्ट पेज पर हमारे नोट्स पे मिल जाएगा। ये रहा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस। ठीक, तो आप कर लीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाइए क्वेश्चन बैंक में, ये रहा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में अच्छा इनका डिफरेंस आप रीड करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो डिफरेंस आप रीड कर लीजिएगा, मैंने जो दिए हैं। और आ गया ये व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ये दोनों आंसर कहाँ कहाँ है, ये टॉपिक वाइज हमने लिख रखा है और अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, इसके बाद में यस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, दो चीजें होती हैं भाई। इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन को बाद में देखेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। ठीक, इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल को बनाना, राइट, कैपिटल क्रिएट करना, और अ प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, या ऐसी प्रोसेस जो कि हमारे कैपिटल का जो स्टॉक है उसको इंक्रीज कर देता है। अब कैपिटल का स्टॉक मतलब, यहाँ कैपिटल का स्टॉक का मतलब फिक्स असेट से है, ये कैपिटल गुड्स से है। यहाँ कैपिटल का मतलब कैपिटल गुड्स से, तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड असेट से है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी, जो कि एक ओनर अपने बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल को, वो बढ़ेगी, फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। और या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी फिक्स असेट बढ़ेगी। दोनों का मतलब एक ही है, फिक्स असेट बढ़ रही है मतलब आपकी कैपिटल बढ़ रही है, राइट। तो यहां पर ये वही बात कही गई है, स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब फिक्स असेट है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आपकी कैपिटल फॉर्मेशन होगी, आपकी कैपिटल बढ़े, या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसी प्रोसेस है जो आपकी फिक्स असेट को बढ़ाए। चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जितना भी आपके चेंज हुआ है कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब फिक्स असेट, फिक्स असेट में जितना भी चेंजेस हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब अरे पिछले साल आपकी फिक्स असेट मान लीजिए 3 लाख की थी, इस बार कितनी हो गई, 4 लाख की हो गई, आपकी कैपिटल बढ़ गई ना 1 लाख की। चेंज इन असेट, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें आता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपकी फिक्स असेट जो बढ़ेगी वो फिक्स इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब आपका स्टॉक, जिसको आप जानते हैं स्टॉक को, स्टॉक का मतलब बिजनेस, अपने अकाउंट में हम जो स्टॉक का मतलब जानते हैं सेम वही है। ठीक, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, भाई किसी असेट, किसी फिक्स असेट की वो वैल्यू जिसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस करना बाकी है उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, 11th में डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो सिर्फ 2 लाइन में समझ लो, जितना समझ में आ जाए उतना अच्छा, क्योंकि नहीं पढ़ा है तो फिर वो तो पढ़ाने से रहा है ना। कोई सी भी फिक्स असेट आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये फिक्स असेट है, अब कोई बच्चा तो ये सोचेगा सर ये फिक्स असेट थोड़ी ना है, ये तो मूवेबल असेट है। तो मैं बोलूंगा बेटा आपका 11th का अकाउंट बहुत कमजोर है ना। अब पहले फिक्स असेट का मतलब समझो। फिक्स असेट का मतलब है ऐसी असेट जो आपके बिजनेस में लंबे समय तक रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, 1 साल से ज्यादा आप उसका यूज करोगे उसको फिक्स असेट करते हैं। जैसे कि मोबाइल 1 साल से ज्यादा चलता है, फिक्स असेट है। ठीक मैंने इस
असेट को 1 साल पहले 10,000 में खरीदा था मान लो, और अभी भी मैं इसको बोल रहा हूं कि ये कितने का है, मैं बोलूंगा 10,000 का है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं, क्योंकि 1 साल में इसकी वैल्यू डाउन होगी। जिस भी वजह से इसकी वैल्यू डाउन होगी, जितनी भी इसकी वैल्यू डाउन होगी, उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक, मान लो ये अभी कितने का बिकेगा, 6,000 में, तो इसकी 4,000 की वैल्यू डाउन हो गई, तो मैं कहूंगा इस पे 4,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। राइट, अब ध्यान से सुनना, कोई मुझसे पूछ रहा है कि भैया ये कितने का है, तो मैंने बोला इसके ग्रॉस वैल्यू 10,000 रुपए, मतलब मैंने इसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा। जब मैं ग्रॉस शब्द का यूज करूं, मतलब कि मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा। ठीक, फिर उसने पूछा नहीं भैया सही बताओ ना, 10,000 में तो ये पुराना आपने खरीदा होगा, अभी की कीमत बताओ। मतलब वो मुझसे पूछना चाह रहा है आज की वैल्यू, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट वैल्यू। तो मैं इस ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, 4,000 का मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा और बोलूंगा 6,000 इसकी नेट वैल्यू है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सॉरी, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा, यदि नेट इन्वेस्टमेंट में मैं आपस क्या जोड़ दूं, डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको क्वेश्चन बैंक में दिखा सकता हूँ।